जौनपुर गांव बेहद ही सुंदर गांव था, जहां के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन गांव की एक बड़ी समस्या थी गांव का ट्यूबवेल, जो पूरे गांव में सिर्फ एक ही था। अब गांव के आदमी शाम के वक्त ट्यूबवेल में नहाने जाया करते और सुबह सुबह गांव की औरतें ट्यूबवेल पर पानी लाने, नहाने और काम करने जाया करती। एक रोज गांव की सुमन ट्यूबवेल पर पानी लाने जा रही होती है। चमोली भाभी, आप देख रही है ना इस सरपंच के बेटे को? जब भी मैं पानी लाने घर से ट्यूबवेल पर जाती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाता है। सरपंच का बेटा है तो कोई कुछ नहीं कहता इसे, लेकिन सच कहूँ तो एक नंबर का निकम्मा, आवारा और बदमाश है ये। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर किसी दिन मैं ट्यूबवेल पर अकेली रही तो ना जाने ये मेरे साथ क्या कर दे। तू इस पर ध्यान मत दे, ये सिर्फ तेरे पीछे नहीं बल्कि गांव की और लड़कियों के पीछे भी दुम हिलाए घूमता रहता है। चमोली की बात सुनकर रंजीत को नजरअंदाज कर देती है। रंजीत गांव के सरपंच का बेटा था और काफी बदमाश भी था। वो गांव की लड़कियों को अक्सर घूरा करता, उन्हें उल्टा सीधा बोल देता। इसी वजह से लड़कियां उसे देखकर अपना रास्ता बदल लिया करती। अब देर शाम सुमन चेहरे पर उदासी के साथ खाना बना रही होती है। क्या बात है दीदी, कई दिनों से आपका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि कोई तो परेशानी जरूर है। नहीं, कुछ भी नहीं, बस माँ की याद आ रही थी। माँ को तो हम भूले ही नहीं है और मुझे अच्छे से पता है आप माँ को याद करके इतना परेशान तो नहीं होती, बल्कि आपको तो माँ को याद करना अच्छा लगता है। इस उदासी का कारण कुछ और ही है। तू इतना पूछ रही है तो तुझे बता देती हूँ। तू सरपंच के बेटे रंजीत को जानती है ना? वो काफी समय से मेरे पीछे लगा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहता क्या है। हाँ, मैंने भी कई दिन आपका पीछा करते हुए देखा है उसे। जब आप ट्यूबवेल पर जाती हैं तो कोई बात नहीं दीदी, कल से मैं आपके साथ ट्यूबवेल पर चला करूंगी। अब अगले ही रोज सीमा और सुमन दोनों ही ट्यूबवेल पर जाते हैं। सुमन को नहाना था और सीमा पहरेदारी देने लगती है। हालांकि इस बार भी रंजीत दोनों का पीछा करते हुए ट्यूबवेल पर पहुंच जाता है और सीमा को धक्का देकर सुमन की तरफ बढ़ता है। कहाँ जा रहे हो तुम? दीदी मुझे बचाओ। क्या हुआ सीमा? क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? हटो। इतना कहकर सुमन रंजीत को धक्का देती है, लेकिन रंजीत सुमन का हाथ पकड़ लेता है और हाथापाई में सुमन भी उस ट्यूबवेल पर गिर पड़ती है और उसका सर एक बड़े से पत्थर से जा टकराता है। सुमन को चोट लगते ही ढेर सारा खून बहता है और वो वहीं दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ सीमा भी अपनी बहन को देखकर दम तोड़ देती है, क्योंकि उसे भी गिरने से गंभीर चोट लग चुकी थी और अपनी बहन को देखकर वो उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये क्या किया मैंने? इससे पहले कि कोई आ जाए और मुझे पकड़ ले, मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कर रंजीत वहाँ से दबे पांव अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनों की मौत से पूरा गांव सन्न रह जाता है। अरे बाप रे, दोनों बिन माँ की बच्ची ना जाने कैसे ट्यूबवेल पर गिरकर इस दुनिया से ही चल बसी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। काकी, सोचने वाली बात है। दोनों बहन ट्यूबवेल पर गिरी हुई मिली थी, दोनों की मौत हो चुकी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कई दिनों से सरपंच साहब के बेटे को देख रही हूँ सुमन का पीछा करते हुए। कहीं उसने तो कुछ नहीं कर दिया? आज तो तूने अपने मुंह से ऐसी बातें कह दी हैं, आगे कभी ऐसा मत कहना। सरपंच बड़ा जालिम आदमी है। अगर गलती से भी कोई उसके बेटे पर गलत इल्जाम लगा दे तो वो उसे रातों रात गायब करवा देता है। ना जाने इस गांव में लोगों को कब न्याय मिलेगा, और इस डर से तो फिर कोई सुमन और सीमा के मौत के बारे में पता भी लगाने की कोशिश नहीं करेगा। समय के साथ सुमन और सीमा को मरे हुए महीनों बीत जाते हैं। गांव वाले भी उन दोनों की मौत को हादसा मानकर कुछ दिनों के लिए दुख जताते हैं और दोनों को यादों के साथ भुला देते हैं। अब एक रोज देर रात रंजीत अपने कमरे में बैठा होता है, तभी उसे उसके पीछे से किसी के गुजरने की आहट आती है। माँ, पिताजी, कौन है वहाँ? रामू काका, कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? तभी अचानक से उसके कमरे में रखा टीवी का रिमोट, खाने की प्लेट, उसका मोबाइल फोन सब हवा में था और अचानक से वो नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता है। रंजीत अपनी आंखों से ये सब देखकर भौंचक रह जाता है कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। पिताजी कमरे में भूत है। पिताजी कमरे में भूत है। फिर से तूने ज्यादा नशा कर लिया है। क्या जरूरत है इतना नशा करने की? हर दिन गांव वाले तेरी शिकायत लेकर आ जाते हैं। वो तो मेरा खौफ है, तो वो सिर्फ इतना कहते हैं कि आज रंजीत बाबू ने ऐसा किया, वैसा किया। पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए, कमरे में। अब सुबह शाम 24 घंटे रंजीत के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। धीरे धीरे इस बात को 15-20 दिन बीत भी जाते हैं और रंजीत अपना मानसिक संतुलन खो देता है।
उसके घर वाले भी उसे पागल समझने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक रोज सुबह सुबह गांव के ट्यूबवेल पर एक लाश मिलती है। इसे तो बिल्कुल सुमन और सीमा की तरह मारा गया है। देखो जरा सर से कितना खून बह रहा है। मुझे तो लग रहा है सुमन और सीमा को इंसाफ नहीं मिला है। उनके साथ जाने अनजाने में ये सब नहीं हुआ, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। तभी तो गांव में ट्यूबवेल पर मौत हो रही है। अरे देख रहा है कितनी काई और मिट्टी जमी हुई है, पैर फिसल कर गिर गया होगा। और यहाँ जो बड़े बड़े पत्थर रखे हैं उस पर सर टकराने से इंसान दूसरा जन्म थोड़े ही लेगा। गांव में धीरे धीरे ट्यूबवेल पर हर 2 दिन पर एक लाश मिलने लगी थी। गांव के लोग उस मौत के बारे में चर्चा तो करते, लेकिन उसका समाधान निकालने की कोई भी नहीं सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ गांव का बुजुर्ग बिरजू इस समस्या से निजात पाने के लिए एक रोज तांत्रिक बाबा को गांव लेकर आता है। बहुत अच्छा किया जो आपने तांत्रिक को गांव में लाया, वरना किसी ने इस बारे में सोचा तक नहीं। अब तक गांव में कितनी मौत हो चुकी है, कोई इस बारे में सोच भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, सभी चीजों का समाधान निकल जाएगा। जिन तांत्रिक बाबा को मैं यहाँ लेकर आया हूँ वो ज्ञानी तांत्रिक बाबा हैं। उन्होंने बड़े बड़े भूत प्रेत चुड़ैलों को अपने बस में किया है। क्यों तांत्रिक बाबा? जल्दी ही वो 2 बुरी आत्माएं पूरे गांव को मार डालेंगी। उन्हें मारने वाला भी इसी गांव में मौजूद है। और क्या पता है तांत्रिक बाबा आपको उस बुरी शक्ति के बारे में? और वो गांव के लोगों को क्यों मार रही है? उसका कोई तो मकसद होगा। उसका बुरा बनने का एक ही मकसद है, उसकी मौत, जो बहुत बेरहमी से की गई थी। मैं जो देख पा रहा हूँ उसमें 2 कुंवारी कन्याओं का इस गांव में तिरस्कार किया गया। उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और मारने वाला अब तक जिंदा है। अब अगले ही दिन गांव वाले हवन पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा में गांव के सभी लोग मौजूद होते हैं और तभी तांत्रिक हवन में आहुतियां डालने लगता है। और जैसे ही लाल रंग की सिंदूर हवन में आहुति देते हुए डालता है, तभी वहां 2 आत्माएं प्रकट हो जाती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें यहाँ इस तरह बुलाकर बंदी बना लोगे? बिल्कुल भी नहीं। हम 1 नहीं 2 है, 2, और दोनों ही शक्तिशाली। मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर अगर तुम मुझे गांव के लोगों को मारने का अपना मकसद भी बताती हो तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। तू क्या मेरी मदद करेगा? मैं पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। हम दोनों इस पूरे गांव को शमशान बना देंगे। आखिर क्यों इन बेकसूर गांव वालों को तुम मार रही हो? क्या कसूर है इन बेचारों का? क्या कसूर है इन विचारों का? इन लोगों को सच्चाई पता था, तब भी इन लोगों ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया। सरपंच का बेटा जिसने हम दोनों बहनों को मार दिया, मैं, सुमन और ये सीमा। गांव के कई लोगों ने उस दिन रंजीत को ट्यूबवेल से जाते हुए देखा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। वो सरपंच का बेटा खुद के कारण पागल नहीं हुआ है, बल्कि हमने उसे इतना सताया कि अब वो खुद को पहचानना भूल चुका है। मैं किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। चुड़ैल की बातें सुनकर गांव वाले हाथ जोड़कर दोनों बहनों की आत्मा से माफी मांगते हैं और कई गांव के लोग तो रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था। जिन्होंने उस दिन रंजीत को ट्यूबवेल से जाते हुए देखा था, उन्हें सुमन और सीमा मार चुकी थी। अब सुमन और सीमा को भी दया आ जाती है और वो वहां से जाने के लिए और मुक्ति पाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप लोगों का प्यार देखकर मैं यहाँ से जा रही हूँ, और उस रंजीत को मैं क्या ही मारूंगी। उसे तो हमने इतना पागल कर दिया है कि अब वो कभी ठीक नहीं होगा। वो तो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानता। इतना कहते ही तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए जलती अग्नि में आहुतियां डालता है और धीरे धीरे दोनों आत्मा भस्म होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें मुक्ति मिलने लगी थी। वहीं गांव के लोग उन दोनों बहनों की आत्मा को मुक्ति मिलते देख आंखों में आंसू लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं और साथ ही मिलकर ये प्रण लेते हैं कि वो सरपंच का तिरस्कार करेंगे और उसे सरपंच पद से खारिज भी करेंगे।